युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम अटेंड करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर परीक्षा के प्रश्न बनते हैं, चाहे पेट का एग्जाम देने वाले हों आप, या यूपी पुलिस का, या फिर आप रेलवे की भर्ती अभी आएगी, या फिर एसएससी का एग्जाम। हर एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है और आपकी जिम्मेदारी है कि इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें। और मैं एक बात और आपको बताऊंगा कि जितना ज्यादा हो सके रिकॉर्डेड क्लास देखा करिए, क्योंकि आपका उद्देश्य है टॉपिक को तैयार करना, कम समय में ज्यादा चीजों को पढ़ना। जब आप लाइव क्लास देखते हैं तो टीचर ज्यादातर समय में आपके कमेंट्स का रिप्लाई देता रहता है, स्टूडेंट्स के कमेंट्स का रिप्लाई देता रहता है, और उन कमेंट्स का आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ज्यादा समय में आप कम पढ़ पाते हैं, आपकी ऊर्जा भी जाती है, आपका डेटा भी जाता है, आपका फोन की बैटरी भी जाती है, और आपका बार बार डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो जितना ज्यादा हो सके रिकॉर्डेड क्लास देखिए, टू द पॉइंट चीजें पढ़िए। तो आज की इस क्लास में जो हम कंप्लीट करेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखे होंगे यहाँ के शहर, और वहां से प्रश्न आते हैं, चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे लोथल हो, ये सभी इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा हो, यहां से प्रश्न बनते हैं और बार बार बनते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2023 पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी फीस मात्र 370 रुपए रखी गई है। ओरिजिनल फीस तो 640 है, लेकिन आपको यह नहीं देनी है। आपको मात्र 370 रुपए में इस बैच से जुड़ने का मौका मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आप मैसेज करिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जरूर जुड़िए। हिंदी सामान्य बुद्धि परीक्षण, कंप्यूटर, यूपी जीके की पीडीएफ आपको मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ मिलेंगी, और मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिलेंगी। तो बहुत अच्छा मौका है अगर आप इस भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं। 5512 पोस्ट है, इस बैच से जुड़ के आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार क्या है, यहां से अक्सर प्रश्न आते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, इसको सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में त्रिभुजाकार स्वरूप में फैली हुई थी। यह उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में है तक, तथा दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र तक है। पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के पास आलमगीरपुर स्थान था, और पश्चिम में सुतकांगोडेर पाकिस्तान तक फैली हुई थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके चारों कोने कौन से थे? मांडा जम्मू कश्मीर में जो उत्तर में स्थित था, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित था, और पूर्व में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित था, और पश्चिम में सुतकांगडोर पाकिस्तान में स्थित था। तो ये आपको याद रखना होगा, यहां से अक्सर परीक्षा में प्रश्न बनता है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में सुतकांगडोर पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सभ्यता सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में भी विस्तृत थी। क्लियर है आपको? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका क्षेत्रीय विस्तार क्या था वो अभी आपको बताया गया है। और एक बात और ध्यान रखिए, अभी लास्ट में तो कुछ एमसीक्यू हैं, लेकिन एक अलग क्लास में आपको पढ़ाऊंगा जिसमें हड़प्पा सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू होंगे वो सभी आपको कराए जाएंगे, और आपको फिर परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित प्रमुख स्थल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हड़प्पा की। यह स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोटांगोमरी जिले में स्थित है। यहां सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि रावी नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल स्थित था, तो आपको उत्तर होगा हड़प्पा। यह हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, तो आपका उत्तर होगा रावी नदी। क्लियर आपको? सबसे पहले 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज पर्यटक चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले के विषय में जानकारी दी थी।
इसके बाद हड़प्पा स्थल की विधिवत खुदाई 1921 ईस्वी में श्री राम दयाराम साहनी के नेतृत्व में आरंभ हुई थी। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए हड़प्पा की जो खनन है, जो खुदाई है, वो सर्वप्रथम किसने की थी, तो 1921 ईस्वी में श्री दयाराम साहनी जी ने की थी। क्लियर है आपको? तो ये सारी चीजें यहां से प्रश्न बनते हैं, और जो चीजें आप टॉपिक तैयार करके जाएंगे, हजारों प्रश्न पढ़ने के से आप बच जाएंगे। हर टॉपिक से प्रश्न बनता है, और प्रश्नों को तैयार, प्रश्न सिर्फ आपका रिवीजन के लिए होता है। जब तक आपके टॉपिक क्लियर नहीं है, कितना भी आप प्रश्नों को पढ़ लीजिए, आपको फायदा नहीं मिलेगा। पहले टॉपिक क्लियर करिए। इस स्थल पर आबादी वाले क्षेत्र के दक्षिणी भाग में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ था, जिसे विद्वानों ने कब्रिस्तान एच का नाम दिया है। हड़प्पा से हमें एक विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि विशाल अन्नागार के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो हड़प्पा से मिले हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुई तमाम संरचनाओं में दूसरी सबसे बड़ी संरचना थी। इस अन्नागार में 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 विशाल कक्ष निर्मित किए गए थे। हड़प्पा से हमें एक पीतल की इक्का गाड़ी भी मिली है। इसी स्थल पर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली एक मृण मूर्ति भी मिली है। समूची हड़प्पा सभ्यता में हमें सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहरें यहीं से प्राप्त हुई हैं। कहां से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा से। ठीक है, अगली जो बात करते हैं वो मोहनजोदड़ो, और यहां से अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, या एक प्रश्न पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसका अर्थ है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह वर्तमान पाकिस्तान में सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। यह स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल पर उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में श्री राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में उत्खनन के द्वारा की गई थी, और मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, या इनके नेतृत्व में किया गया था। इस स्थल से हमें एक विशाल स्नानागार मिला। देखिए, हड़प्पा से आपको क्या मिला? एक विशाल अन्नागार मिला, और जो आपका जो मोहनजोदड़ो है, यहां से हमें एक विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां सड़कों का जाल बिछा हुआ था। यहां पर सड़कें ग्रिड प्रारूप में बनी हुई थी। यहां से मिली सबसे बड़ी विशाल इमारत अन्नागार है। ठीक है, सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा स्थल से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। यहां से प्राप्त हुए अन्य प्रमुख अवशेषों में शामिल है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मुद्रापत्र पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी इत्यादि। तो ये सारी चीजें यहां पर मिली थी। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट स्थल है वो है चौंदड़ो। चौंदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहां पर उत्खनन कार्य 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में किया गया था। यहां पर शहरीकरण का अभाव था। इस स्थल से विभिन्न प्रकार के मन के उपकरण, मुहरे इत्यादि प्राप्त हुई हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि मनके कहां पर प्राप्त हुए, हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आपका उत्तर होगा चौंदड़ो से। ठीक है, इस आधार पर विद्वानों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि चौंदड़ो में मनके निर्माण का कार्य होता था। इसीलिए इस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र भी माना जाता है। चौंदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से हमें वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वक्राकार ईंटों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आपका उत्तर होगा चौंदड़ो से। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है कालीबंगा। कालीबंगा स्थल वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। इस स्थल की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। कालीबंगा नामक स्थल से हमें जुते हुए खेत, एक साथ 2 फसलों की बुवाई, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। एक प्रश्न बहुत बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो आपका उत्तर होगा कालीबंगा। यहां से जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहां से बेलनाकार मुहरें, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। अग्निकुंड और एक साथ 2 फसलों की बुवाई के साक्ष्य कहां पर मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। क्लियर है आपको? अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है, यहां से भी परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है लोथल। अब ये क्या है?
लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद भोगवा नदी के तट पर स्थित था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भोगवा नदी के तट पर कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर स्थित था या नगर स्थित था। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? भोगवा नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान में यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। यह स्थल खंबात की खाड़ी के अत्यंत निकट स्थित है। इस स्थल की खोज 1957 ईस्वी में श्री एस.आर. राव द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल बंदरगाह रखता था या कौन बंदरगाह कहां पर स्थित था सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थलों में। तो सही उत्तर है लोथल। लोथल एक बंदरगाह स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता के इस बंदरगाह स्थल लोथल में एक विशाल गोदी बाड़ा मिला है। लोथल से धान व बाजरे दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। इस बंदरगाह स्थल से हमें 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। क्लियर आपको? तो लोथल जितना महत्वपूर्ण है वैसे ही आपका कालीबंगा भी महत्वपूर्ण है, मोहनजोदड़ो भी महत्वपूर्ण है और आपका जो हड़प्पा है वो भी महत्वपूर्ण है। क्लियर आपको? अगला जो महत्वपूर्ण है वो है धौलावीरा। यहां से भी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। धौलावीरा वर्तमान गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ तहसील में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल महानहर व मानसर नदियों के पास स्थित है। धौलावीरा में अन्य सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थलों के विपरीत नगर का विभाजन 3 हिस्सों में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अन्य नगरों का विभाजन 2 हिस्सों में किया गया था। धौलावीरा में हमें बांध अथवा कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इस नगर में जल प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था मौजूद थी। क्लियर आपको? तो ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनके अलावा अन्य स्थलों में राखीगढ़ी, संगोल, रोपड़, कोटदीजी इत्यादि शामिल है। तो उन सभी स्थलों को हम प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट करेंगे जब आपका एमसीक्यू वाला सेक्शन करवाया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अभी आपको बताने वाला हूं। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन, यहां से भी अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं और आपको काफी बारीकी से ध्यान से पढ़ना होगा। और एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो आपका उद्देश्य है उसको क्लियर रखिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आपके बार बार पूछे जाएंगे और आप बार बार पढ़ते रहेंगे अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। तो चीजों को ध्यान में रखिए और तैयारी अच्छे से करिए। सड़कें समकोण पर काटती थी और इस प्रकार से नगर योजना एक ग्रिड प्रारूप अर्थात जाल पद्धति पर आधारित थी। क्लियर आपको? जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी और इस प्रकार से नगर योजना एक ग्रिड प्रारूप अर्थात जाल पद्धति पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली भी अपना विशेष महत्व रखती है। इस दौरान शहर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रत्येक घर में एक रसोई घर और एक स्नानागार होता था। नगर को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता था। एक पश्चिमी टीला होता था जिसे दुर्ग कहते थे, जबकि दूसरा हिस्सा पूर्वी टीला होता था जिसे निचला नगर कहते थे। क्लियर आपको? जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, ऊपर एक जब आप वहां पर जाएंगे राजस्थान में आमेर के किला में जाएंगे, है ना? जब आमेर के किला में जाएंगे देखेंगे आप आमेर का किला बहुत ही ऊंचा बना हुआ है और जो नीचे है वो ग्रामीण लोग हैं वो नीचे रहते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है? तो जो दुर्ग का हिस्सा था वो ऊंचा होता, ठीक है, पश्चिमी टीला, और जिसे दुर्ग कहते थे, जबकि दूसरा हिस्सा पूर्वी टीला होता था जिसे निचला नगर कहते थे। तो जो गरीब लोग हैं, आम जनता है, वो निचले नगर में रहती थी। अगला जो है आपका वो है सिंधु सभ्यता कालीन लोगों की सामाजिक स्थिति। यह समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा। इतिहासकारों के अनुसार समाज 4 वर्गों में विभक्त था: विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। यहां से भी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था किन 4 वर्गों में विभक्त था: विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। और माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। ये लोग शाकाहार और मांसाहार दोनों ही तरह के भोजन का प्रयोग करते थे। ये ऊनी और सूती दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांतप्रिय लोग थे। यहां से तलवार, ढाल, श्रीस्त्राण, कवच इत्यादि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्लियर आपको? अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में। यहां से भी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं।
ये लोग विभिन्न कृषि वस्तुओं जैसे जौ, चावल, गेहूं, मटर, सरसों, राई, तिल, तरबूज, खजूर इत्यादि का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कमेंट करके बताइएगा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं। एक साथ दो फसलें बोए जाने के साक्ष्य इत्यादि प्राप्त हुए हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है हड़प्पा सभ्यता का एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहां से भी परीक्षा में प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा बनाने के लिए तांबे और टिन को क्रमशः 9:1 के अनुपात में मिलाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे और संभवतः उन्हें तलवार के विषय में भी जानकारी नहीं थी। इस दौरान आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार समृद्ध अवस्था में थे। सुमेरियन सभ्यता के लेखों से ज्ञात होता है कि विदेशों में सिंधु सभ्यता के व्यापारियों को मेहलुआ के नाम से जाना जाता था। लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल से हमें फारस की मुहरें प्राप्त होती हैं तथा कालीबंगा से बेलनाकार मुहरें प्राप्त होती हैं। ये सभी प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की ओर इशारा करते हैं। अब बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों के अनेक मत हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मत सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी मत सिर्फ अनुमानों के आधार पर दिए गए हैं। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर ब्यूलर, फिगट महोदय जैसे विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आर्य आक्रमण को माना था, लेकिन विभिन्न शोधों के आधार पर अब इस मत का खंडन किया जा चुका है और यह सिद्ध किया जा चुका है कि आर्य बाहरी व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे भारत के ही मूल निवासी थे। इसलिए आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मत को वैध नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न विद्वान जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, पारिस्थितिकी असंतुलन, प्रशासनिक शिथिलता इत्यादि को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारक मानते हैं। क्लियर आपको? तो अब देखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आपको पहला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी, और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? सुरकोटदा, वणावली, लोथल, कालीबंगा। इसके बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब एमसीक्यू कराऊंगा तो बाकी बचे हुए स्थलों को उसमें कंप्लीट कराऊंगा। तो सुरकोटदा से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? सही उत्तर है आपका ए, राजस्थान में स्थित है। क्लियर आपको? अगला पॉइंट है आपका कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका आपको बताना है, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? और सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, सेलखड़ी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? और सही उत्तर है आपका ए, कांस्य युग। ठीक है, तो पांचवें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता पूरा कंप्लीट हुआ, और एक मैं वीडियो और दूंगा जिसमें सिर्फ एमसीक्यू होंगे, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो, छूटे ना। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा ये सभी आपके शहर स्थल इंपॉर्टेंट हैं, यहां से जुड़ी हुई चीजें इंपॉर्टेंट हैं। परीक्षा में आपके बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से सिंधु घाटी सभ्यता से हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आते ही हैं। तो आपको तैयारी अच्छी करनी चाहिए, और बार बार प्रश्न जहां से पूछे जाते हो उन टॉपिक्स को छोड़ने का मतलब है आप अपनी तैयारी को अधूरा कर रहे हैं, अपने सिलेक्शन को खत्म कर रहे हैं।
तो अच्छा स्कोर करना है अगर किसी भी परीक्षा में, वो चाहे पेट की परीक्षा हो, यूपी पुलिस की परीक्षा हो या कोई अन्य परीक्षा हो, मेहनत करिए और सफलता आपकी कदम चूमेगी, यकीन मानकर चलिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रश्न यहीं से आएगा, आप पढ़ते रहेंगे मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं, हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।